फिल्म बनती है आप ये समझते हैं कि फलां हीरोइन है, सुल्तान रैया, मुस्तफा कुरैशी, अंजुमन आसिया, फलां वगैरह, इनकी बजाते खुद कोई वैल्यू नहीं होती। फिल्म की कामयाबी में इनका कोई शेयर नहीं होता। एक्टर बांदर है और डायरेक्टर और राइटर कलंदर हैं जो उसे नचाते हैं। मैं उनको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पंजाबी का शेक्सपियर मानता हूँ। नासिरुद्दीन क्या जुमले लिखता है, क्या डायलॉग लिखता है, सुभान अल्लाह। तमाम मकाल में मेरी वहशी जड़ से लेकर लेजेंड्स ऑफ मौला जट तक एक तराजू के पलड़े में रख दे और हज़ीर कादरी के वो एक जुमला, एक मकालमा उस दूसरे पलड़े में रख दे, वो पलड़ा भारी होगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बाप कह दें तो बेजार ना होगा। वो जो थे कभी, वो जो अब नहीं, ये निशान है उनके धुआं धुआं। मुझे नासिरुद्दीन उस खुदा ने बनाया जिसने आपको हसन अस्करी बनाया। मैं सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना सौदा इको जिया। कहता है कि अभी तो ड्रेस पा के आया, मैं जी कह रहे हैं ओके कामा ते मालिक बनना ते सीधा हो गया। कहता दसो की गल है कादरा, मैं अज तेन इत्थे वेख रहा वां, बाहर आवांगा ते इत्थे वेखांगा, समझ लै सिर्फ 2 हाथ कैद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका नासिर अदीब दी लेजेंड्स ऑफ नासिर अदीब शो में हस्बे वादा, हस्बे रिवायत नहीं, रिवायत से हटकर आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपके साथ बात करने लगा हूँ, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी आप फिल्में देखते हैं और वहशी जट से लेकर द लेजेंड्स ऑफ मौला जट तक आपने मेरी सैकड़ों फिल्में देखी और उनमें बेशुमार आपने हीरोइंस भी देखी, हीरो भी देखे, विलन भी देखे और कामयाबी भी उनकी देखी, नाकामियाँ भी देखी। मेरे प्यारे सामीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो फिल्म बनती है इसको आप ये समझते हैं कि फ़लाँ हीरोइन है, सुल्तान रैया, मुस्तफा कुरैशी, अंजुमन आसिया, फ़लाँ वगैरह। आप यकीन करें कि इनकी बजाते खुद कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी बजाते खुद कोई हैसियत नहीं होती, इनकी बजाते खुद फिल्म में और फिल्म की कामयाबी में इनका कोई शेयर नहीं होता। इसमें शेयर किसका होता है? फिल्म बेहतरीन सूरत बनकर जो आपके सामने आती है वो कौन बनाता है? आप ये समझते हैं कि एक्टर बनाते हैं? नहीं, एक्टर सिर्फ एक्टिंग करते हैं। बकौल रियाज शायद के एक्टर बांदर है और डायरेक्टर और राइटर कलंदर हैं जो उसे नचाते हैं। तो फिल्म अच्छी, कामयाब और सुपरहिट और आपके देखने के काबिल वो होती है जिसका स्क्रिप्ट मजबूत होता है। अगर स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, अगर राइटर कमज़ोर है, डायरेक्टर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, फिल्म हिट नहीं हो सकती। एक्टर क्यों ना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिल्म हिट नहीं हो सकती, आपको कभी मज़ा नहीं देगी। यहाँ मैं अगर एक फ़िल्म का नाम लूँ तो मिसाल के तौर पर यहाँ एक फ़िल्म लगी मनी बैक गारंटी। उसमें कौन नहीं था? फवाद खान जैसा एक्टर भी था, जावेद शेख भी था, पत्नी कौन कौन थे। और उस दौर की सबसे बड़ी जो कास्ट उस फिल्म के अंदर थी। लेकिन फिल्म आप लोगों को पसंद नहीं आई, क्यों? इवन फवाद खान जैसा आर्टिस्ट आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्यों? उसके पीछे राइटर नहीं था, उसके पीछे कलम नहीं था, उसके पीछे मकालमा नहीं था, उसके पीछे कैरेक्टर नहीं था। वो मेरा एक कॉल है कि मजबूत से मजबूत डायरेक्टर कमज़ोर स्क्रिप्ट को हिट नहीं करवा सकता, लेकिन एक मजबूत स्क्रिप्ट एक कमज़ोर डायरेक्टर को हिट करवा देता है। तो स्क्रिप्ट की अहमियत जो है ये इस कदर है कि सेसिल बी डी मिल जिन्होंने 10 कमांडमेंट्स बनाई थी और वो थे, या शायद कोई और डायरेक्टरों में कंफर्म नहीं, लेकिन हॉलीवुड के टॉप 10 डायरेक्टरों में एक डायरेक्टर था जिससे एक साफ़ी ने पूछा था कि फ़िल्म मेकिंग के दौरान सबसे अहम चीज़ क्या होती है? तो उसने कहा सब्जेक्ट। उसने कहा उसके बाद, उसने कहा सब्जेक्ट, उसने कहा उसके बाद कहते उसके सब्जेक्ट। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि राइटर फिल्म में कितनी अहमियत रखता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान में ख़ास तौर से कि हर एक को, आप फिल्म देखने वालों को ये पता होता है इसका डायरेक्टर कौन है, ये भी पता होता है हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, राइटर का बहुत कम पता होता है आपको। ये मुझे यहाँ काम करते हुए इतना अरसा हो गया
अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरी भी पहचान है कि लोग अब ये भी देखते हैं कि नासिर अदीब है कि नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो राइटर की ये अहमियत नहीं है जो हॉलीवुड में है, जो कि होनी चाहिए थी। एक फ़िल्म मैंने उस वक्त मैं राइटर नहीं था, मैंने देखी थी, उस फिल्म का नाम था दी मैकनास गोल्ड। उसके डायरेक्टर थे येली थॉम्सन। आप यकीन करें कि सबसे ऊपर बड़े लफ्ज़ों में जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कार्ल फोरमैन्स मैकनास गोल्ड। और कार्ल फोरमैन्स कौन था? जिसने मैकनास गोल्ड का स्क्रीन प्ले लिखा था, राइटर था। येली थॉम्सन का नाम नीचे था। यह है राइटर की अहमियत। तो आपको फिल्म देखते हुए ये ज़रूर देखें कि सर राइटर कौन है, उसकी तारीख पढ़ें, उसने पहले क्या लिखा, आज क्या लिख रहा है। ये मैंने आपको तफसील इसलिए सुनाई कि एक और बात आपको बता दूं, राइटर क्या होता है कि रियाज शाहिद से, जो हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर थे, उनसे एक साफ़ी ने सवाल किया था कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान से अच्छी फिल्में कब बनेगी। उनका तारीख़ी जुमला मुझे अभी तक याद है। उन्होंने जवाब दिया था, जब ज़हनों की कीमत चेहरों से ज़्यादा होगी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि राइटर का जहन कितना ज़रूरी और कितना कीमती होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि राइटर जो हो, राइटर बनता नहीं है, राइटर पैदा होता है। मैं जिस राइटर के बारे में आपको बता रहा हूं वो पैदाइशी राइटर था। माँ के पेट से बतौर राइटर पैदा हुआ और उसका नाम था हज़ी कादरी। अब आपको पुरानी फिल्में याद आ गई होंगी, कौन कौन सी शाहकार फिल्में उन्होंने लिखी। हज़ी कादरी का असल नाम था बशीर अहमद। राजा तंबोली गुजरांवाले के एक छोटा सा गांव है, वहाँ वो पैदा हुए अप्रैल 1926 में। 1991 मार्च में उनको इंतकाल हो गया। इस उम्र में उन्होंने क्या कुछ किया। मैं उनको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, पंजाबी का शेक्सपियर मानता हूँ और मैं उनको इतना बड़ा राइटर मानता हूँ कि उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। मैं जब राइटर बन गया मैं सुपरहिट हो गया। सुपरहिट होने के बाद हज़ी कादरी साहब के पास काम नहीं रहा। लेकिन मेरे आज के जो मेरे साथी हम असर हैं वो जानते हैं कि मैं गाड़ी पे आता था, आगे से मुझे अजीज़ साहब अगर पैदल चलते नज़र आते थे तो मैं फ़ौरन गाड़ी वहीं रोक के गाड़ी से नीचे उतरता था, लपक के जाता था, उनके घुटनों को हाथ लगाता था, उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाता था, जहाँ उनको जाना था वहाँ छोड़ कर आता था। ये मेरी अकीदत थी उनके साथ, हालांकि वो इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल थे। आप यकीन करेंगे कि बशीर अहमद, जिसने बाद में अपना नाम हज़ी कादरी रखा, एक अनपढ़ आदमी था। यकीनन आप नहीं माने होंगे। आप सोचते होंगे नहीं नहीं, वो जिसने शाहकार गाने लिखे, शाहकार फिल्में लिखी, वो अनपढ़ कैसे हो सकता है। आपने ये भी सुना होगा कि शेक्सपियर भी अनपढ़ आदमी था, जिसके दायरे से आज तक कोई राइटर निकल नहीं सका। दुनिया में सबसे ज़्यादा या सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेंटिमेंट्स हैं वो 7 हैं। वो 7 सेंटिमेंट्स किसी कहानी में आपको नहीं मिलेंगे। किसी कहानी में कोई सेंटिमेंट मिलेगा, किसी में माँ बेटे का मिलेगा, किसी में बाप बेटे का मिलेगा, किसी में बहन बहन का मिलेगा, किसी में भाई और बहन का मिलेगा, किसी में शौकन का मिलेगा, किसी में कोई और मिलेगा। ये 7 सेंटिमेंट्स है पूरी दुनिया में। 8वां सेंटिमेंट नहीं है। 7 ही ज़मीनें, 7 ही आसमान है, 7 ही बुर्ज है, 7 ही सेंटिमेंट्स है। अगर इकट्ठे ये सेंटिमेंट्स आप देखना चाहते हैं तो कलाम पाक में सूरह यूसुफ को पढ़ें, उसमें आपको ये 7 सेंटिमेंट्स नजर आएंगे। और इसीलिए अल्लाह ताला ने उस कहानी को अल-क़सस कहा कि सारे किस्सों से अच्छा किस्सा। हज़ी कादरी साहब, जिस तरह शेक्सपियर ने जो ड्रामे लिखे उनमें इन 7 सेंटिमेंट्स को लिया। कोई भी बाद में बर्नार्ड शॉ ने भी ड्रामे लिखे और भी बड़े बड़े ड्रामा निगार पैदा हुए, लेकिन जो दायरा शेक्सपियर ने खींचा उस दायरे से बाहर नहीं जा सके। और मेरा दावा और मेरा चैलेंज है कि पंजाबी के शेक्सपियर हज़ी कादरी ने जो कहानियाँ लिखी और जो दायरा खींच कर गए, उस दायरे से मेरे समेत कोई राइटर बाहर नहीं जा सका। ये हज़ी कादरी थे। लोग मेरे बारे में कहते हैं नासिर अदीब क्या जुमले लिखता है, क्या डायलॉग लिखता है, सुभान अल्लाह, ये वो। कोई मुझे मकालमे का इमाम कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है। उनकी मोहब्बत, उनकी मेहरबानी।
बखुदा बावजू बैठा हूँ, नमाज पढ़ के बैठा हूँ असर की। एक मकालमा हज़ी कादरी साहब का मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे तमाम मकालमे मेरी वहशी जट से लेकर लेजेंड्स ऑफ मौला जट तक एक तराजू के पलड़े में रख दे और हज़ी कादरी का वो एक जुमला, एक मकालमा उस दूसरे पलड़े में रख दे, वो पलड़ा भारी होगा। अब आप पूछेंगे वो मकालमा कौन सा है? ये मकालमा मैं आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। ये मकालमा सुनने से पहले ये बात भी जहन में रखें कि अगर ये बातें आप सुनना चाहते हैं मेरे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। मैं और आप जुड़े रहेंगे तो ये मालूमात आप तक पहुँचती रहेंगी। अब मैं उस मकालमे के बाद में आऊँगा, आखिर में बताऊँगा वो मकालमा क्या था। इतना बड़ा मकालमा कि नासिरुद्दीन की सारी फिल्मों के मकालमे उसके सामने ज़ेर है, और आज तक मैं उससे अच्छा मकालमा नहीं लिख सका। बखुदा मेरी ख्वाहिश है, शिद्दत से ख्वाहिश है और मेरी कोशिश है कि मैं ऐसा मकालमा लिखूं कि उस मकालमे से आगे निकल जाए। अभी तक नहीं लिख सका, देने वाले ने भी अता नहीं किया। जब अता करेगा तो फिर प्रोग्राम में आपको सुनाऊंगा। ये हज़ी कादरी थे, और ये जब जवान हुए तो इनके अंदर एक राइटर था, उसको कैसे इन्होंने एक्सपोज किया। ये बसों में टाफियाँ और चीज़ें बेचते थे और किस्से बेचते थे और गा के बेचते थे। किसी से म्यूज़िक नहीं सीखा उन्होंने, लेकिन बेहतरीन धुन बनाते थे, म्यूज़िक को समझते थे और गाते थे और किस्से बेचते थे। किस्से बेचते बेचते कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गए। उस वक़्त जो उरूज था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अभी ताज़ा ताज़ा सर उठा रही थी 1947 के बाद। तो उस वक्त सबसे बड़ा जो डायरेक्टर था उसका नाम था अनवर कमाल पाशा, हकीम अमन शुजा का बेटा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मेमार अगर कह दें तो बेजान ना होगा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बाप कह दें तो बेजान ना होगा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मोशन कह लें तो बेजान ना होगा। अनवर कमाल पाशा के शागिर्द आज तक भी कायम हैं। लास्ट जो डायरेक्टर उनका शागिर्दों में से फौत हुआ अल्ताफ हुसैन साहब, उनके पैदा किए हुए डायरेक्टर, उनके पैदा किए हुए एक्टर, उनके लाए हुए राइटर, उनके लाए हुए असिस्टेंट, हर किस्म के टेक्नीशियन इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिए। और सबसे बड़ा तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने इंडस्ट्री को दिया वो हज़ी कादरी साहब का था। बसों में किस्से बेचने वाले एक अनपढ़ आदमी उनके हथे लगा, उन्होंने सुना तो मरदम शनास थे, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए कहानी लिखो। उन्होंने कहानी लिखवाई, चांस दिया उनको। फिल्म का नाम था नथ। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये नाकाम हो गई। हर बड़े आदमी की पहली फिल्म कहीं ना कहीं नाकाम होती है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। और उसके बाद फिर हज़ी साहब को चांस मिला और हज़ी साहब ने फिर फिल्म लिखी। उस फिल्म का नाम था पत्तन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरहिट। फिर हीर लिखी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरहिट। फिर पाटे खान लिखी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरहिट। ये हैट्रिक करने के बाद फिर हर तरफ हज़ी कादरी, हज़ी कादरी, हज़ी कादरी हो गए। और हज़ी कादरी की आपको एक खुसूसियत बताएं, वो लिखवाता कैसे था। अनपढ़ आदमी था, असिस्टेंट रखे हुए थे शागिर्द, वो लिखते थे। उनमें मेरा उस्ताद भी उनका शागिर्द था जिनका नाम असर अस्करी था, स्क्रिप्ट लिखा करते थे। और वो लिखवाते कैसे थे, ये जिस कमरे में बैठा मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इतने कमरा हमारे दफ्तर का होता है स्टूडियो में, तो उसमें वो टहलते थे। एक कोने में एक असिस्टेंट बैठा होता था, उसको एक कहानी का लिखवाते थे, स्टार लिखो, और डायलॉग समेत लिखवाते थे। 5 सीन 7 सीन लिखवाने के बाद फिर टर्न लेना और दूसरे कोने में चले जाना, वहाँ दूसरा असिस्टेंट बैठा हुआ, उसको दूसरी कहानी लिखवानी शुरू कर दी। आमद का आलम देखे और याददाश्त देखे। फिर आते थे पहले पर, जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे लिखवाना शुरू कर देते थे। उधर जाते थे, दूसरे को जहाँ छोड़ा था वहाँ से लिखवाना शुरू कर देते थे। मजाल है कि उस कहानी का सीन इधर गड़बड़ हो जाए, इस कहानी का सीन उधर गड़बड़ हो जाए। ये उनका स्टाइल। फिर क्या और उनका रिकॉर्ड आपको बताता हूँ, बड़ा कमाल किस्म का, जिसमें आप लोग कहेंगे कि ये तकब्बर है, लेकिन तकब्बर नहीं, मैं इसको एतमाद कहता हूँ, कॉन्फिडेंस कहता हूँ एक राइटर का अपनी ज़ात के ऊपर, अपने कलम के ऊपर। उनके पास जब उरूज आ गया तो लोग आते थे कहानी लिखवाने के लिए। मसलन नया डायरेक्टर अगर कोई आया, उनमें एक डायरेक्टर मुझे याद है,
वो थे एम अकरम साहब। वो उनके पास गए, बाबा जी हमारे लिए कहानी लिख दो। तो उन्होंने सीरत लिखा, कहने सिल्वर जुबली चाहिए, गोल्डन जुबली चाहिए या प्लाटिनम जुबली चाहिए। उन्होंने कहा जी सिल्वर जुबली भी हो तो बड़ी गल है। ओके, उन्होंने लिख दी थी फिल्म सिल्वर जुबली हुई, सिल्वर जुबली हुई। तो किसी ने कहा गोल्डन जुबली चाहिए, तो कहा गोल्डन जुबली होगी, तो उनको गोल्डन जुबली लिख के दे दी। वो 50 हफ्ते चली। क्या इत्मीनान होगा कलम पर? ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि फिल्म सिल्वर जुबली होगी ना हुई हो, या कहा गोल्डन जुबली होगी तो ना हुई हो। ये थी हज़ी कादरी। तो उनका वो मकालमा भी याद रखिएगा, मैंने आपको सुनाना है कि जो एक मकालमा मेरी 414 फिल्मों के तमाम मकालमों से भारी है। यकीनन आप सोच रहे होंगे, मुझे पता है कि वो मकालमा क्या है, मैं भी आपको आखिर में बताऊंगा, फिक्र न करें। ये भी हमारा एक स्टाइल होता है, एक राइटर अपनी कहानी जब दिखाता है स्क्रीन पर तो उसमें एक सस्पेंस ऐसा छोड़ देता है जिसको देखने के लिए आप आखिर तक बैठे रहते हैं। तो अब बात हज़ी कादरी की, अगर उनकी मैं फिल्मों की लिस्ट बताना शुरू करूं या उनके गानों की मैं बात शुरू करूं तो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा और मैं कवर फिर भी नहीं कर पाऊंगा। हज़ी कादरी साहब को 291 फिल्में लिखी, ये रिकॉर्ड उनका अल्लाह ने मुझे तोड़ने की तौफीक दी, वरना कोई राइटर इस अदद तक नहीं पहुंच सका जिस अदद तक हज़ी साहब पहुंचे। तो एक दौर था, सिवाय हज़ी कादरी साहब एक राइटर था सामने, वो तनवीर काज़मी साहब थे। लेकिन तनवीर काज़मी जितनी देर में एक फिल्म लिखते थे उतनी देर में हज़ी कादरी साहब 10 फिल्मों के स्क्रिप्ट मुकम्मल करके दे देते। इतना तेज जहन था, इतने फिल्मदी थे वो। मैं उनकी फिल्मदी हालत की आपको बात बताता हूँ कि एक दफ़ा मैं बैठा हुआ एक फिल्म लिख रहा था जिसका नाम था जर्नैल सिंह। उसमें एक सिचुएशन थी कि जो बादशाह वक्त है वो, उस पर वक्त नहीं रहा और वो अपने तख्त में तख्त पर एंटर हुआ, तो तख्त पड़ा हुआ है, इर्द गिर्द वो मसाहिबीन की कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं, वज़रा की कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं, खादमीन की कुर्सी भी पड़ी हुई हैं, वो पीछे पंखा करने वाले वो मुलाजिम की जगह भी खाली। तो वो बैठ गए तो सब अकेले थे और इर्द गिर्द तस्वीरें लगी हुई थी उनकी आबा व अजदाद की, बड़े बड़े ये वो। तो मैंने कहा जी यहाँ उस आदमी की फीलिंग मुझे चाहिए गाने की सूरत में जो ओवरलैप हो, तो वो क्या महसूस कर रहा है। अभी मैंने इतनी बात की कि वो क्या महसूस कर रहा है, बखुदा उन्होंने फ़ौरन कहा वो जो थे कभी वो जो अब नहीं, ये निशान है उनके धुआं धुआं। मैं क्या सुभान अल्लाह, फिर कहना वो जो थे कभी वो जो अब नहीं, ये निशान है उनके धुआं धुआं। मैं कह जी अगे कहना अगे पैसे दे तो फिर दसांगा। तो प्रोफेशनल भी थे, तो मैंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने बताया नहीं। खैर ये बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि उस आदमी का फिल्मदी ज़हन देखे। जितने गाने लिखते थे आप यकीन करेंगे, सिवाय एक म्यूज़िक डायरेक्टर जी.ए. चिश्ती को छोड़कर हर म्यूज़िक डायरेक्टर को तर्ज भी बताते थे, गा के सुनाते थे। जी.ए. चिश्ती वाहिद म्यूज़िक डायरेक्टर है। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये दूसरा पिलर है। पहला पिलर थे अनवर कमाल पाशा, जिनके आगे शागिर्द रशीद खलील कैसर जैसे लोग भी हुए। उन्होंने डायरेक्शन में एक दायरा खींचा जो कोई डायरेक्टर अभी तक नहीं तोड़ सका। हज़ी कादरी साहब ने एज ए राइटर एक दायरा खींचा, कोई राइटर उस दायरे से बाहर नहीं जा सका। जी.ए. चिश्ती ने मौसीकी का दायरा खींचा, कोई मौसीकार आज तक बाहर नहीं जा सका। तो वो पत्तन फिल्म बनाई, फिर डाची बनाई, फिर हाथ जोड़ी बनाई, सुभान अल्लाह, और फिर बनाते चले गए। फिर चढ़दा सूरज और खान चाचा, कहंदे ने नैना, पत्नी क्या क्या फिल्मा उन्होंने लिखी। मैं आपको किस किस का नाम बताऊं, ये नाम बताना फजूल है। मैं सिर्फ आपको उनकी अहलियत बता रहा हूं कि वो वर्सटाइल कितने थे और फिल्मदी कितने थे और उनके पास ज़ख़ीरा कितना था और अल्लाह की अता कितनी थी। मैं हूं ना, मसलन मुझे आप कहते हैं कि यार एक फ़िल्म लिखो दोस्ती पर, मैं लिख दूंगा। दूसरा आता है वो कहता है मुझे फ़िल्म लिख दो दोस्ती पर, तो मैं कहूँगा यार मैं तो दोस्ती पर लिख दिया, मैं दूसरी दोस्ती पर फिल्म कैसे लिखूँ? मैं नहीं लिख सकूँगा। ये नहीं कि मैं इसलिए इनकार करूँगा कि मैं एक आदमी को दोस्ती पर लिख के दे चुका हूँ। मेरे में अहलियत हो तो मैं दोस्ती पर एक नया स्क्रिप्ट लिख कर दे दूँ, लेकिन मैं नहीं लिख सकता और नहीं लिख पाऊँगा। हज़ी कादरी साहब का कमाल देखे,
एक डायरेक्टर को लिख के देता है जिगरी यार, दूसरे डायरेक्टर को लिख के देता है यार मार। एक मौजू, दोनों फिल्में एक दफा एक ही जुमे को लगती हैं और दोनों सुपरहिट। दोनों को उसने कहा था ये सिल्वर जुबली होंगी, दोनों की फिल्में सिल्वर जुबली। ये हज़ीं कादरी था। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं उस आदमी की अहलियत का, और अपने काम के साथ उनका पैशन क्या था, कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था। कि मैं जब कह रहा था कि मैं जब राइटर आया तो हर राइटर ने मेरी अहलियत अपनाने की कोशिश की। अब हर राइटर का अपना एक स्टाइल होता है। मेरे उस्ताद ने मेरे साथ लड़ाई की। एक फिल्म उन्होंने मुझे बताई, एक आइडिया सुनाया कि ये बनाना है, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो वैशी जट आप मुझे दोबारा सुना रहे हैं, आप कोई नया आइडिया बनाते हैं ज़रूर हमने फिल्म को रिपीट करना है। हमारी जब बहस हुई तो मेरे उस्ताद मरहूम ने मुझे डांटा, कुछ नाज़ेबा कलमात भी कहे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो नासिरुद्दीन बनाने वाला मैं हूँ। तो मैंने कलम बंद किया और मैं उठा और मैंने कहा उस्ताद जी मैं सारी ज़िंदगी आपको सलूट मारता रहूँगा। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी जूतियों को तो फैल हूँ, ये मैं आज भी मान रहा हूँ, ये आपके बाद भी मानूंगा ज़िंदगी, और आज भी मैं मान रहा हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उनकी जूतियों को तो फैल हूँ। सब कुछ उनसे सीखा, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो बात की मैंने उससे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने कहा देखिए मुझे नासिरुद्दीन आपने नहीं बनाया, मुझे नासिरुद्दीन उस खुदा ने बनाया जिसने आपको हसन अस्करी बनाया। मैं आज के बाद आपके साथ काम नहीं करूँगा, हमने काम छोड़ दिया। वो जानते थे कि मैं हज़ीं कादरी साहब को अपना उस्ताद मानता हूँ ज़हनी तौर पर, हालांकि उनके साथ कभी मैंने उनसे सीखा नहीं, लेकिन उनकी फिल्में देख देख कर मैंने सीखा। तो इसलिए भी उस्ताद मानता था, और इसलिए भी मानता था कि जो वो लिख लेते थे ना, या जो लिखते थे वो मेरे से लिखा नहीं जाता था। इतनी गहराई तक मैं नहीं जा सकता था जितनी गहराई तक वो अनपढ़, मैं डबल एम.ए. और वो अनपढ़, मैं उनकी उस सोच तक नहीं पहुंच सका। तो उन्होंने हज़ीं कादरी साहब को ले लिया। अब मुकाबले पे फिल्में बनना शुरू हो गई। उस फिल्म का नाम जो मैंने रिजेक्ट की थी कहानी, अस्करी साहब ने जट दा खड़ाक रखा, उसका राइटर ले लिया हज़ीं कादरी साहब को। मैं मौला जट, मेरा डायरेक्टर यूनुस मलिक साहब थे, वो मौला जट बननी शुरू हो गई। अब अस्करी साहब ने हज़ीं साहब को मकालमे की शक्ल में मेरे मकालमे सुना सुना कर कहा कि इस स्टाइल के मकालमे लिखे। तो हज़ीं साहब इस स्टाइल के मकालमे नहीं लिख सकते थे, उनका अपना एक स्टाइल था जो किसी के पास नहीं था, लेकिन उनको उस स्टाइल में लाने की कोशिश की। रिज़ल्ट ये हुआ कि जट दा खड़ाक मिजरेबल फ्लॉप हो गई और मौला जट जैसे हिट हुई आपके सामने। उस जट दा खड़ाक से हज़ीं कादरी साहब का एज ए राइटर कहानी नवीस कैरियर ख़त्म हो गया। ये 81 की बात है, तकरीबन 79 की। तो हज़ीं साहब उसके बाद फिर उन्होंने इसको दिल पे लिया कह लें, या कुदरत ने उन असर किया, जैसे भी हुआ। हज़ीं साहब को फालज हो गया। फालज हो गया तो अब वो माजूर थे, मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन चल लेते थे। हाथ जो थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो शागिर्द साथ था, वो उनको लेके आता था जाता था। तो जब चंद फरियाम फिल्म बनने लगी 81 में, तो मास्टर इनायत हसन म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो फैसला हुआ कि नहीं, शायद वजाहत अतरे, मास्टर इनायत हसन मौला जट के थे, हाँ वजाहत अतरे थे। तो एक गाना था, उस सिचुएशन पर गाना लिख नहीं सकता था कोई। बड़े हमने ट्राई किए, वो जो जिसने मौला जट के गाने लिखे उसको भी बुलाया, एक दो और शायरों को बुलाया, नहीं लिख सके। तो फिर प्रोड्यूसर ने हज़ीं कादरी साहब को बुलवाया। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, क्योंकि किसी दौर में, किसी ज़माने में, कुछ मुद्दत पहले उन्होंने सरवर भट्टी से ये कहा था कि यार मैं कहानी नहीं लिख सकता, लेकिन गाने तो मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने वादा कर लिया कि मैं आपसे गाने लिख पाऊँगा, शायद इसलिए उन्होंने बुलवा लिया। वो सिचुएशन उनको सुनाई, उन्होंने सिगरेट लगाया, और सिगरेट लगाने 2 कश लेने के बाद ही कहा, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना सौदा इको जिया। सुपरहिट गाना हुआ। तो चंद फरियाम दा फिर दूसरा गाना उन्होंने लिखा था, मैं एक धरती सड़दी बलदी, मेरे देश भी बसता जाओ, इस किस्म का गाना था। सारे गाने सुपरहिट हुए। ये हज़ीं कादरी साहब थे। उनके गानों का आप देखें, कोशवान फिल्म बनाई तो कोशवान पर क्या लिखते हैं, टांगा लाहौर दा होवे तो भावें जंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा। आप सोच देखें,
और रोमांटिक गीत लिखे तो बेपनाह लिखे। मैं आपको उनकी एक लंबी कतार है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हज़ी कादरी, जी चिश्ती, अनवर कमाल पाशा कम अज़ कम, जैसे मैं कहता हूँ, इस सदी में पैदा नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अल्लाह ताला सानी पैदा नहीं करता, तो उनमें एक ये हज़ी कादरी साहब भी थे, जिनको मैं पंजाबी का शेक्सपियर मानता हूँ। राइटर एसोसिएशन के दफ्तर में रियाज शाहिद की तस्वीर लगी है, लेकिन मैंने अपने सर पर हज़ी कादरी साहब की तस्वीर लगवाई हुई है और दोनों हाथों से सलूट करता हूँ उनको। मैं जब भी मैं उस कमरे में जाता हूँ कि मैं फ़ख्र है कि मैं उस दौर में भी ज़िंदा रहा जिस दौर में हज़ी कादरी पंजाबी का शेक्सपियर जो था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बरसर इक़्तिदार था और काम करता था। तो रहेगी बात, वही बात फिर आती है कि वो मकालमा कौन सा था और किस फिल्म का था। ये आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद, अभी आपको इंतज़ार करना होगा। तो मैं आपको बता रहा था हज़ी कादरी साहब के बारे में। हज़ी कादरी की कुछ और रिकॉर्ड भी हैं जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक सिंगर था इनायत हसन भट्टी, जिसने हज़ी कादरी साहब की हीर फिल्म के गाने गाए थे ज़ुबैदा खानम के साथ मिलकर, और वो गाने सुपरहिट हुए थे। तो इनायत हसन भट्टी थिएटर में काम किया करते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हीरो बन जाऊँ। तो कैफ़ी साहब उनके छोटे भाई थे कि फैज़ हसन भट्टी उनका नाम था। उनका भी शौक़ था कि मैं एक्टर बन जाऊँ या डायरेक्टर बन जाऊँ। उन्होंने एज ए डायरेक्टर फ़िल्म बनाई, अहमद राय साहब को राइटर लिया। फिल्म का नाम था मुँह ज़ोर। फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। डेड फ्लॉप हो गई तो फिर उनको पंजाबी के बाबा आदम को बुलाना पड़ा। हज़ी कादरी साहब को उन्होंने बुलाया, उन्होंने यूँ सिगरेट लगाया और सिगरेट लगा के कहा कि भट्टी साहब, सिल्वर जुबली शायदी या गोल्डन जुबली शायदी। डायरेक्टर ऐसे वो थे कैफ़ी साहब। तो वो कहने लगे जी फिल्म मेरी पहली डेड फ्लॉप हुई, हुण गोल्डन जुबली होएगी तो मज़ा है। कहते जा गोल्डन जुबली होएगी। फिल्म का नाम रखता चन्न मखना। फिल्म का नाम चन्न मखना रख लिए। तो पहले ही गाना ओपनर पर उन्होंने लिखा चन्न मेरे मखना, लेके पल हंस के इधर तकना तो चन्न मेरे मखना। वो फिल्म लगी साहब जी और वो हुई गोल्डन जुबली। उसके बाद नेक्स्ट फिल्म शुरू हुई। उस फिल्म का नाम था सज्जन प्यारा। तो उसमें उन्होंने हबीब को कास्ट किया, करना चाहा इनायत हसन भट्टी के साथ। तो हबीब ने कुछ थोड़ा सा लैतुलाल की, कुछ डेटों का मसला था। तो जब सेट पर गए तो आगे कैफ़ी साहब बैठे हुए थे एज डायरेक्टर, तो इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा बाबा जी वो हबीब साहब नहीं आ रहे, बड़ी कोशिश कर रहे, वो इंटरेस्टेड नहीं है शायद इनायत हसन भट्टी साहब के साथ काम करने के लिए। तो अजीज़ साहब ने यूँ सिगरेट लगाया, कैफ़ी साहब को सर से पाँव तक ऊपर देखा, कहता जा हबीब दा ड्रेस पा के आ जा। कहता जी की मतलब? कहता है कि हबीब दा ड्रेस पा के आया, मैं जी कह रहे हैं। कहता जी मैं? कहता हाँ हीरो तू होएगा। कहता अच्छा जी मैं बाहू लगेगा? कहता मैं जी कह रहा लगेगा। और ड्रेस पा के आया, कहता बाबा जी ये सिल्वर जुबली होगी कि गोल्डन जुबली? कहता है भी गोल्डन जुबली होगी। साहब जी फिल्म लगी, कैफ़ी साहब की पहली फिल्म थी, वो फिल्म भी गोल्डन जुबली सुपरहिट हुई। ये थे हज़ी कादरी। फिर अजीज़ साहब ने सुल्तान राय जैसा एक्टर जो एक्स्ट्रा में काम करता था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिया, सुपरस्टार बना। कैसे? चाचा जी एक फिल्म थी अजीज़ साहब की, उसमें एक कामे का रोल था। तो राय साहब बड़ी खिदमत किया करते थे इनकी कि बाबा जी हमें भी कोई कलैब करा दो। तो उन्होंने वो चाचा जी लिखी, तो उसमें छोटे से रोल के लिए बुलाया। 3 के 4 सीनों का रोल था और सिगरेट लगा कर यूँ देखा, उन्होंने कहता जा तेन आज तो बाद कोई नहीं फड़ेगा। कहता जी की मतलब? कहता तू कलैब मंगी ना, सारे हाउस की कलैब आ गई तो उस तो बाद कलैब ही लाता रहेगा। अब वो चाचा जी का सीन क्या था? नौकर है एक मुलाजिम का, अलाउद्दीन का नौकर था वो, कादरा नाम था अलाउद्दीन का। और दुश्मनों ने किराए के कातिल बुलाए, उसे कहा कि भी हमने कादरा कत्ल करना है, तुम कादरे को जाकर कत्ल कर दो। उन्होंने बंदूकें पकड़ी, उन्होंने कहा कादरा कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा अपने खेतों में काम करता मिलेगा। वो घोड़े पर आ रहा है और आगे वो कादरा जो था अलाउद्दीन वो काम कर रहे थे खेतों में, साथ सुल्तान रही वो कई के साथ मिट्टी खोद रहा था। तो एकदम सामने से वो मफरूर आ गए। तो उन्होंने आने पूछा, कहना दसो ताड़े चो कादरा कौन है? तो अलाउद्दीन ने कहा कहता कादरा मैं। तो वो देखा उसने कि उन्होंने बंदूक सीधी की। तो सुल्तान रही अजीज़ साहब ने लिखा कि रख के उसको थप्पड़ देते हैं। कहता है
होके कामां ते मालिक बनना है। तो सीधा हो गया, कहता दसो की गल है कादरा मैं हाँ। कहता जे कादरा तू तो कलमा पढ़ लिया, तुझे गोली मार दी, सुल्तान रही की डेथ हो गई। उन्होंने वो कादरा बन के और थप्पड़ मार के पूरे हाउस की कलैप ली, और उसके बाद फिर सुल्तान रही सारी ज़िंदगी फिर कलैपें ली, फिर उनको कोई पकड़ नहीं सका। ये थे हज़ी कादरी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियाँ की और दोनों को एक साथ रखा, एक नीचे रहती थी, एक ऊपर रहती थी, और आखिरी दम तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ वो मुंसलिक रही है। उनका पैशन था, मैंने जैसे आपको बताया कि फालिज था, शलवार नहीं बांध सकते थे, खाना भी वो खिलाते थे, एक आध काम करता था, एक नहीं करता था। तो लेकिन जब भी किसी ने गाने के लिए बुलाया वो आए, और जितने गाने लिखे आखिरी दम तक सुपरहिट ही लिखे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हज़ी कादरी साहब के कुछ गाने आपको बताऊं कि क्या थे। अब मैं उनको अगर याद करना शुरू करूं तो मेरी तो याददाश्त भी थी, अब वो बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन आपने वो गाने ज़रूर सुने होंगे, कहंदे ने नैना तेरे नाल रहना, माहीवे चानवे, तो कितने ही गाने आप जब देखेंगे पंजाबी फिल्म के आपको 70% गाने हज़ी कादरी साहब के मिलेंगे। अब आते उस मुकालमे की तरफ। साहब जी, मैं उस वक्त अजीज़ साहब की फिल्में देखता था और बड़ी बाकायदगी से देखता था। फिल्म का नाम आज मुझे याद नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत नाम ले बैठूं, लेकिन सीन मुझे याद है कि मज़हर शाह को कैद हो जाती है, उम्र कैद। तो जेल में मुलाकात करने के लिए उनकी बीवी जाती है, तो साथ बेटा भी होता है। तो बेटा उस वक्त होता है तकरीबन 5-6 साल का। तो सलाखों के उस पार मज़हर शाह खड़े और इस पार वो बीवी और वो बच्चा खड़े हुए। तो बच्चे ने एक सवाल किया, अब्बा तेनू किन्नी कैद हुई है? हाँ, ये सवाल था बच्चे का, और उस आदमी को सजा हुई उम्र कैद। अब अगर मैं राइटर होता तो अगर ये सीन लिखना पड़ता तो मैंने इसका जवाब यही लिखना था कि पुत्र मैनू उम्र कैद हुई है, या मैं लिखता कि पुत्र मैनू 14 साल कैद हुई है। तो या मैं लिखता पुत्र कि जदों मैं बाहर आवांगा तू जवान हो जाएगा, कुछ इस किस्म की बात लिखता। अजीज़ साहब ने क्या लिखा, ये वो मुकालमा है जिसके मुकालमे का तोड़ मैं आज तक नहीं लिख सका। कहंदा ना पुत्र गल सुन, अज तैनू इत्थे वेख रहा वां, बाहर आवांगा तो इत्थे वेखांगा, समझ लै सिर्फ 2 हाथ कैद हुई है। हाय हाय, एक बच्चे को समझाने के लिए क्या समझाया कि अज तैनू इत्थे वेख रहे हैं, बाहर आवांगा तो इत्थे वेखांगा, समझ ला सिर्फ 2 हाथ कैद होगी। ये नहीं कहा उम्र कैद हुई, नहीं कहा 14 साल कैद हुई। ये हज़ी कादरी साहब थे। मैं आज उनकी अज़मत को, उनके काम को, उनकी तहरीरों को सैल्यूट पेश करता हूँ। और मैंने पूछा है, रिकॉर्ड भी देखा है, मुझे नहीं पता कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है कि नहीं, लेकिन मैं जो अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, मैं आपके सामने उनके कदमों की तफ़ैल उनके नज़र करता हूँ कि वो इस काबिल थे कि तमाम जो अवार्ड हैं वो उनके कदमों में रख दिए जाते। फिर भी अवार्ड कम थे, लेकिन अगर वो अवार्ड हज़ी कादरी साहब को दिए जाते, हज़ी कादरी साहब का कद बड़ा ना होता, लेकिन अवार्ड मुअज़्ज़ज़ हो जाता कि ये हज़ी कादरी साहब को मिला है। ये हज़ी कादरी थे। तो याद रखिए, ये थे वो लोग, ये था वो कलम जिसने नैस भट्टी को हिट कराया, कैफ़ी को हिट कराया, हबीब को हिट कराया, सामन को हिट करवाया, आलिया को हिट करवाया। कौन कौन से हीरो थे, सुल्तान राय को हिट करवाया, जो उन्होंने हिट करवाए। और लोग दाद पत्नी किस को देते रहे, लेकिन मैं दाद हमेशा अपने उस्ताद को देता रहा कि असल चीज़ जो है वो स्क्रिप्ट राइटर है फिल्म मेकिंग में। वही बात फिर दोहराता हूँ, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, नए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान से अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं तो ज़हनों को पैसे देना सीखें चेहरों से ज़्यादा। जैसे रियाज शाहिद ने कहा था, राइटर खुशहाल होगा, कलम आज़ाद होगा, शाकार फिल्म लिखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।